नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का बूस्टर नोट्स में। और कल आप लोगों ने एक चर्चा देखी रैंक 1 के साथ, और आज मैं आपको उन लोगों से मिलाना चाहता हूं जिनकी आपकी जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती 2013 जो थी उसके अंदर रैंक 3rd है। हमारे सामने राजेश जी जाखड़ जो टीआरए रैंक 3rd है, और जूनियर अकाउंटेंट रैंक 8th है हमारे साथ संदीप जी चौधरी। इन लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा, और मजे की बात यह है कि आपके सामने एक ऐसा टॉपर भी है जो आरएसआर जीएफआर में 100% रिजल्ट लाने वाला, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि पिछली बार 2 बार हुआ था पेपर, 2013 और 2016, एक बार मतलब नहीं 2015 और 15 और 16 वैकेंसी 13 की थी, वैकेंसी 13, तो दोनों बार जो है वो सर के पूरे में से पूरे पर्सन सही हुए। तो इन लोगों से आपको मैं मिलाऊंगा और सर का एक सामान्य परिचय, और फिर मैं पूछूंगा। आज मैं फिर कम बोलूंगा, सर से ही पूछेंगे, आज 2 जने हैं ना, तो आज इन्हीं से पूछ के इन्हीं की बातें लेंगे ज़्यादा। तो स्वागत है सर आपका हमारे लर्नर्स के साथ। आप कुछ काम की बात बताओ, लास्ट में 3-4 महीने में इनके काम आए। हाँ, धन्यवाद। मैं राजेश कुमार जाखड़, टीआरए रैंक 3rd। मैं सीकर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग लक्ष्मणगढ़ है। ओके, लक्ष्मणगढ़ पदस्थापित, तो आप टीआरए हैं लक्ष्मणगढ़ तहसील में। ओके, पिछले 6 साल से वही पोस्टिंग है। ठीक है। तो आपको मतलब पहले सर का परिचय और ले लेते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। सर आप बताओ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप चौधरी, मैं सहायक लेखा अधिकारी के पद पे पिपराड़ी पंचायत समिति में कार्यरत हूँ। ओके, पास में पोस्टिंग ठीक है, तो हाँ, सीकर तो बहुत हो रही है। नौकरी बढ़िया है, मतलब नौकरी बढ़िया, अकाउंटेंट की। टीआरए की भी बढ़िया, ये करने घर से 25 किलोमीटर दूर है, 6 साल से वहीं एक जगह सेट है। ओके, तो आज हम ये भी तुलना पूछेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए में पहले क्या बढ़ना चाहिए। ये भी एक अपने आप में विरोधाभास है। दो पुराने मित्र हैं जिन्होंने साथ ही तैयारी स्टार्ट की, साथ ही उस टाइम जो है वो धरने पे गए, साथ ही जाके जो है वो सारा काम किया। तो मतलब इन्होंने पूरी मतलब एक जुगलबंदी बहुत शानदार, आप सुनोगे इनके ग्रुप के बारे में, सुनोगे सारी चीजों में मजा आएगा। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सोचा था ये रैंक 3rd आ जाएगी, रैंक 1st आ जाएगी, क्या मतलब विचार क्या था? नहीं सर, जब शुरू किया था तब ये था कि नौकरी लगनी है। नौकरी लगनी भाई अपन सभी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ सबसे ज्यादा जरूरी नौकरी होती है। रैंक तो बहुत बाद में चीजें होती हैं। हाँ। तो शुरुआत में यही था कि हाँ नौकरी लगनी है। इससे पहले मैंने टीचर में 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड के लिए ट्राई किया, वहाँ नहीं हुआ। फिर जब ये भर्ती आई थी तब इसके फॉर्म फिलअप किए तो इसका सिलेबस देख के इंटरेस्टिंग लगा। टीचर वाली चीज़ें ऐसे बोरिंग होती थी, वो जीके पढ़ पढ़ के तंग आ गए थे। हाँ, तो ये कुछ अलग था। कोशिश की, शानदार समझ में आया, सेट हो गया, पढ़ने में मजा आने लग गया। मजा आने लगे। तो मतलब जो मतलब कोई एग्जाम में आदमी रह जावे, नहीं होवे, तो उसको ऐसे लगता है कि मेरा अगले में होगा या नहीं होगा, तो वो भरम तो निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसी भर्ती है, अगर आप इसमें जैसे तैयारी करते हो, शुरू करते हैं अभी भी जो भी हैं लोग तैयारी करते हो, आप इसमें एक बार घुस जाते हो ना, हाँ। पढ़ने में बहुत मजा आता है, चीजें बहुत अच्छी होती हैं। ये नहीं सोचना कि भाई अकाउंटेंट टीआरए है तो कॉमर्स वाले ज्यादा चीजें होंगी। कॉमर्स जैसा कुछ नहीं है, कोई मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन इतने, जैसे अकाउंट्स का पर्टिकुलर वो भी है, कोई आगे जाके अकाउंट्स का सेक्शन होगा जो आपके लिए मैटर करेगा कि ये कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही बहुत ज्यादा कॉमर्स है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा सारी चीजें नॉर्मल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है कि ये सभी के लिए बराबर रेस है, बराबर दौड़ है। इसमें ये नहीं है कि इसने भाई इतने सालों से तैयारी कर रहा है, इसकी पूरे पहले से ज्यादा तैयारी की हुई है, इसकी वैकेंसी आती है, और उसी टाइम पर फिर इसका सिलेबस भी ऐसा है कि जिसमें किसी का कुछ पोर्शन बढ़िया है, किसी का कुछ पोर्शन बढ़िया है, तो सब ओवरऑल मतलब एक ही लाइन पे खड़े हैं, और यहीं से दौड़ इसकी शुरू होनी है। अब बात तो सही है। और जिस दिन आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसी दिन से दौड़ शुरू होगी, और वो एग्जाम तक दौड़ जो कंटिन्यू दौड़ेगा वो सफल हो जाएगा। पक्का इसमें नौकरी लग के ही निकलेगा। नौकरी तो पक्का ही लग के निकलेगा, टिकेगा, इसमें लगा रहेगा। ये सर वाली एक बात आप लोगों ने ध्यान दी कि सर ये कह रहे हैं कि दौड़ में आज के दिन से बराबर है। किसी को अच्छा है, लगता है कि उसकी जो है वो अकाउंटिंग अच्छी है, तो सामने वाले की जो है हिंदी अंग्रेजी अच्छी है, हाँ फर्स्ट पेपर अच्छा है। और साइंस वाले को लगे कि मेरे साइंस और कंप्यूटर अच्छा है, तो कॉमर्स वाले को लगे मेरे अकाउंटिंग ऑडिटिंग अच्छी है ना। तो ये मतलब आर्ट वाले लगे मेरा जीके हिंदी इंग्लिश ये ठीक है, तो इधर वाले ये कुछ और सही। तो मतलब सब बात बराबर, एक लाइन पे खड़े हैं, वो एकदम एक दरी पर है, दौड़ लाइन के लिए बस। अब दौड़ने में है, जो रेगुलर दौड़ेगा, स्ट्रेटेजी के साथ दौड़ेगा, अच्छे मैटर के साथ दौड़ेगा, वो असफल हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। तो थे सोचिए कि जूनियर अकाउंटेंट रैंक 8 ही आई, फिर बदलती रही, 12वीं गई, मतलब इनके क्या 6 बार रिजल्ट आए थे। कल मेरे पास एक और बेटे थे, वो कह रहे थे ये इतनी रैंकें बदलेगी, लगा कि क्या पता होगा नहीं होगा। जो नीचे थे, जो बॉटम पे थे, उनके साथ यही हुआ। वो कोई से रिजल्ट में वो अंदर, फिर दोबारा आया तो उसमें बाहर, अंदर बाहर ऐसे थे। तो मतलब स्टार्टिंग में आज एंटर को नहीं हो। हमारे तो सबसे ऊपर थे, तो वो देखना था कि भाई 4 से 3 हो गई, 3 से 2, ऐसे ही चल रहा था। तो थे सोचो ये करना मतलब यहाँ रैंक 3rd जो है वो रैंक 8 जब एक बार कैंसिल होने के बाद जब दोबारा एग्जाम हुआ ना, तब हमने सोच रखा था कि भाई इस बार अपने को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, पूरे किसी भी टॉपिक में कोई कमजोरी अपने को रखनी नहीं है। और उस हिसाब से हमने ग्रुप स्टडी की, और उस हिसाब से हमने प्लान बना के
एक एक टॉपिक को एक एक जो कंटेंट थे उनको सबको हमने अच्छे से डिस्कस सब्जेक्ट करके के बारे अच्छे में से किया। पूछूंगा मैं सर से, एक एक सब्जेक्ट के बारे में अपन क्वेश्चन लेंगे। तो मैं जनरल थाने एक निजी सवाल भी पूछ रहा, भाभी जी पहली नौकरी लगेड़ा है बाद में लगेड़ा? ना वह पहले लगेड़ा, पहले लगेड़ा तो वो एक बड़ो उधर हाँ, बर्डन, वो एक दबाव बहुत ज्यादा दबाव कि भाई भाभी जी पहले नौकरी लगेड़ा, ठीक है। और बाद में जो बाको कतो योगदान रही मतलब थारे यहाँ बता दो आज मतलब योगदान तो सह कोई है ना, योगदान तो देखो जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है उस हर आदमी का योगदान है। भाभी को तो ज्यादा ही है। तो ये भी बात सही है, भी एक बर्डन हो जाता है कि भाई अपने को लगना ही है, थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है कि भाई अपने को लगना ही लगना है, अब लगना ही लगना है। चलो सही है। अब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें स्टार्ट करते हैं। आपके जो है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर कैसे किन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं कि आपके जीके का क्या करें। तो जीके के बारे में जो है लगभग एक ही राय है। सबसे पहले मैं संदीप जी से पूछूं कि जीके बहुत बड़ा अनंत, मतलब जीके मान लो कि 11 सब्जेक्ट के बराबर। जीके के लिए तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि आप करंट पढ़ो और पुराने जो क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स में उन एग्जाम्स में कर लो, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट एग्जाम कैंसिल हुई थी उस साल मैंने जीके बहुत ज्यादा टाइम दिया जीके में, और मेरा कोई जीके का रिजल्ट है कोई ज्यादा उसमें अच्छा नहीं रहा था। तो वो कैंसिल होने के बाद में मेरे को एक तो ये हो गया कि इस जीके को अपने को टच नहीं करना है। लास्ट के मैंने 4 या 5 दिन जीके उसको देखा, थोड़ा रिवीजन मार लो ने। उसके लिए अपने मार्केट में खूब करंट अफेयर्स की खूब आ जाती हैं, तो उनको आप एक बार सरसरा देख लो। और वैसे ये सीईटी क्वालीफाई है तो इन्होंने जीके पढ़ा हुआ है, इनका पहले से ही अच्छा है तभी ये क्वालीफाई करके उसमें आ रहे हैं। आए हैं, हाँ मेहनती तो है ही है। और बाकी जीके के साथ दिक्कत ये है कि जीके का सिलेबस इतना ज्यादा लेंथी हो जाता है, दूसरा अपन सेकंड पेपर टाइम खाने लग जाता है। आरएसआर, जीएफएनआर, ऑडिट वो इतना छोटा है उनका सिलेबस कि आप जीके पढ़ते हो उतने में वो 3-3 4-4 बार आप पढ़ जाते हो। लास्ट में फाइनल होना क्या है, 25 क्वेश्चन वो जीके के आने, 25-25 उनके आने। सिलेक्शन उनका होगा जो नंबर ज्यादा लेके आएगा। आप चाहे जीके में लेके आओ चाहे सेकंड पेपर में, जैसे आरएसआर, जीएफएनआर किधर लेके आओ, नंबर ज्यादा लेके आना, कट ऑफ तो वो फाइनली वो बनेगी होगी। उसी से चीज है तो अकेले जीके से भाई जैसे सेकंड पेपर में आपको ऑडिट है, बिजनेस है, ये ऐसे हैं कि एक बार आपने इनको डीप पढ़ लिया ना तो उसके बाद में आप 3-3 4-4 घंटे में इनका डेली रिवीजन कर सकते हो। ये मजे की और बात फिर है। क्या डेली की चीजें लिमिटेड चीजें आप जीके किसी भी किताब से पढ़ के जा रहे हो, चीजें कहाँ से आ रही हैं वो चीजें पता नहीं। जरूरी नहीं होता कि आप सब कुछ पढ़ के 25 में से आप 18-20 करके आते हो तो आपका बहुत अच्छा है। और वहाँ ये सिचुएशन है कि आप 25 में से 23-24 उससे नीचे जाते हो तो आपको खुद को ये लगेगा कि नहीं यार पेपर गड़बड़ हो गया। कोई भी एग्जाम हो जब तक आपके रिवीजन नहीं होंगे ना तब तक आप में कॉन्फिडेंस एग्जाम को फाइट करने का नहीं आएगा। और इनको आप बार बार जैसे 3 घंटे आपको बिजनेस में लगे, आपने 3 घंटे में उसको पढ़ दिया, 3 घंटे आपको ऑडिट में लगे, ऑडिट का रिवीजन कर दिया। आरएस की बता दो ना, हमारे जो छोटे के सब्जेक्ट है योगा, सोशियोलॉजी, बिहेवियर मैनेजमेंट, लॉ, तो बांध दे मतलब रिवीजन मारने लगता है तो एक दिन में 4-4 सल्टा देता है। हिस्ट्री ले बैठे जना आदमी जहाँ वो राजस्थान वाली पूरी बनी हुई एक दिन में, तो फिर बाद में को आर्ट एंड कल्चर अलग बड़ी है, इंडिया की अलग बड़ी है, प्राचीन मध्य की तो मामला है। फिर उसमें कोई सवाल देख लिया वो नहीं आया तो आदमी डिमोरलाइज मतलब। और इनमें क्या होगा कि आपने पढ़ने के बाद सवाल देखेंगे सारे के सारे सवाल आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। बनाने वाले के भी पास इसमें स्कोप नहीं है। आरएसआर का कोई नियम है, वो फिक्स चीजें हैं, उसमें कोई अपडेट है, कोई डेट वगैरह, उससे आगे वो भी नहीं जा सकता, उसके पास भी स्कोप नहीं है। जीके में टीचर के पास, पेपर बनाने वाले के पास बहुत स्कोप होता है, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। अरे बस समझ में आता है। सर क्या कह रहे हैं कि जीके के अंदर तन बत्तो ध्यान देना जो तो पहले डेढ़ है थारो विवाद में रिवीजन कर लिया 15 दिन पहले। पोर्शन बहुत अच्छा है, उसको उसकी रीडिंग मारो। देखो किसी की पॉलिटी अच्छी है, किसी की ज्योग्राफी अच्छी है तो उसकी रीडिंग मारो जब भी बोर हो तब आप रीडिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है भाई 12 पेपर है इसमें होने हैं तो छोड़ना अपने को किसी पेपर को नहीं है, लेकिन कुछ पेपर जैसे होगा जो साइंस का है तो जैसे मैथ्स का वो साइंस का करेगा, कंप्यूटर करेगा तो उनमें उसको 100% उसको अपना देना है कि उनमें कोई क्वेश्चन गलत होने का नहीं रहे। उसी तरह जैसे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो जैसे हिंदी है तो हिंदी में मतलब 2-3 सब्जेक्ट आपके अच्छे ऐसे होने चाहिए जिनमें आपको कोई चैलेंज नहीं कर सके। उन 3-4 के ऊपर तो कमांड 3-4 पे कमांड। दोनों पेपरों में फर्स्ट सेकंड दोनों में 3-3 सेक्शन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको ये लगे कि कैसा भी पेपर आए 25-25 जैसे 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 23-24 ऐसे होने दोनों पेपरों में 3-3 पेपर मतलब बेस्ट होने आप अपने सिलेक्ट कर लो, उनको बेस्ट रखो। एक सब्जेक्ट में भी बात करेंगे और सर से ही पूछेंगे सारी बातें। तो जनरली अगर मैं जैसे आरएसआर जीएफआर इनको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मतलब अभी 5-7 दिन ही हुए और मैंने उनको जब देखा तो ऑलमोस्ट आधा सिलेबस ही हो गया, मतलब पढ़ाते हुए 8 दिन ही नहीं हुए वो सिलेबस ही हो गया। और वो अब जैसे याद भी हो ना तो एक सिंपल चीज़ है, इनको भी अगर कभी याद करो। अब जैसे कोई पूछ ले चालान की प्रति कितनी होती है तो आका घने चालान ब्रेड है, ये चालान आप फॉर्म तो उसमें 3 ही प्रति निकलती थी हमेशा ही, एक कार्यालय की रह जाए, एक बैंक के पास एक आवेदक के पास रह जाए, तो उनको अगर रिलेट कर ले ना आदमी तो रिलेट कर ले तो वो चीज़ पक्की याद हो जाए।
लगभग नियम ऐसे हैं जिनको आपने कहीं ना कहीं या तो सुना है या कहीं देखा है, चीजें प्रैक्टिकल में हुई है, वो नियम तो वही है। आरएसआर में तो जनरली इन्होंने सुना है, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश की बात हो गई, आकस्मिक सीएल मेडिकल हो गया, हाँ पीएल हो गया, पीएल सारे हो के गया। सारे। अब जैसे इनके साथ वाले कोई नौकरी नया लगा तो वो कहता है भाई यार ज्यादा छुट्टी को मैं तो ब्याह में को नहीं है, पुराना वाला बोले मेरे पास तो छुट्टियां पड़ी है, चल कहीं पे भी चल लेते हैं, घूमने भी चल लेते हैं। नया प्रोफेशन वाला के पास छुट्टी है ही नहीं। प्रोबेशन का सुना है इन्होंने 2 साल हाँ, का, 2 साल का वो प्रोबेशन भी है। नियम है आगे जाके, तो वो चीजें हैं। तो इन चीजों को रिलेट करके पढ़ा जा सकता है, तो ये चीज बड़ी है। और अगर अपन मैं आपसे जो है वो और अगर पार्ट सेकंड की बात करता हूं तो उसके अंदर आपके सब्जेक्ट है आरएसआर, जीएफआर, ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमी और अकाउंटिंग हो गया। आपका 6 सब्जेक्ट जो है इसके अंदर मोटा मोटी है। तो आरएसआर जीएफआर के अंदर आपके हमेशा ही पूरे नंबर आए, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे सेकंड, 2 बार हुआ था उस समय, पेपर कैंसिल हुआ। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आ गए? सेकंड में तो टाइम बहुत मिल गया लोगों को। नहीं, फर्स्ट में भी जैसे मैं शुरू से जब फॉर्म भरा था ना, तब से ये चीजें थे पूरी कहानी बताऊं थे, हॉस्टल चलाया करता अरसन राग पार की पूरी चीजें पहले दिन से एकदम तैयारी इसकी पूरी स्टार्ट कर दी थी। वो पहले वाली एग्जाम भी 2 साल बाद में हुई थी। वो उसको हमें उसका इंतजार करते करते ऐसे हो गया था कि जिस दिन एग्जाम की डेट आई थी, मुझे याद है शायद जून था 2015 का, ऐसे उसकी एग्जाम की डेट आई तो इतनी खुशी हुई जैसे नौकरी लग गई। मतलब ये था इतनी 2-2.5 साल से उसके, आप अभी ये सोचोगे कि एग्जाम की डेट आएगी तो आरपीसी क्या करती थी, फॉर्म रीओपन कर देती थी। 4 बार या 5 बार, 3-4 बार उसके फॉर्म रीओपन हो चुके थे। तो वो तैयारी करते करते इतना टाइम हो गया था कि वो चीजें ऐसे नियम थे ना सारे आरएसआर जीएफ फंडार के, वो एकदम कंठस्थ हो गए थे। सेकंड वाले अटेम्प्ट में तो हो ही गए थे कंठस्थ, फर्स्ट वाले में भी कंठस्थ करने का तरीका इनको बताओ थोड़ा बहुत। बस नियम टाइटल कितने के याद करें, अंदर में कौन कौन सी चीज, जैसे परिशिष्ट का प्रश्न पूछ लेते हैं, जीए का प्रश्न पूछ लेते हैं, या जनरली 30% क्वेश्चन टाइटल से आ जाते हैं। टाइटल से डायरेक्ट आएगा कि भाई आरएसआर का नियम 59 क्या है, तो उसमें नीचे वो 4 ऑप्शन आएंगे, ऐसे करके लगभग 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, ऐसे आ जाएंगे। वो सीधा टाइटल से आ जाएंगे 10 टाइटल से आएंगे। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप तो पहले तो 1-2 बार जो चीजें हैं वो याद नहीं करके आप उसको पढ़ो। भाई याद करने पे फोकस नहीं होना चाहिए, पढ़ने पे होना चाहिए कि पता होना चाहिए चीजें क्या क्या हैं। 1-2 बार आप करोगे, फिर उनमें से बीच में से 1-2 नियम याद होने लग जाएंगे कि यार नियम 57 ये है, नियम 58 ये है, 59 ये है। तो वो फिर उसकी बार रीडिंग लगेगी तो वो चीजें बाद में मेरे हिसाब से करने लग जाएंगे आराम से ऊपर से। अपना ग्रुप बना के उनको, जैसे आप डेली 5 नियम आपने पढ़े, 5 नियम आपका 7 वाला पढ़ रहा है, तो वो बता रहा है उसको 6वां नियम ये है, 7वां नियम ये है, नियम 10 ये है, नियम 13 ये है। तो उससे क्या होगा कि वो चीजें आपके परमानेंट मेमोरी में, नियम 80 बता, नियम 75 बता, तो और मेरे तो सबको जो एग्जाम में देने वाले हैं उनको यही राय है कि भाई आपको जैसे हनुमान चालीसा याद करते ना पड़े, उस तरह से आरएसआर जीएफ फंडार तो पूरी की पूरी याद होगी, तो ये आपका पूरे नंबर आएंगे, श्योर नंबर। क्योंकि इसमें मेरिट यही चीजें डिसाइड करती हैं कि आप जैसे आरएसआर जीएफ फंडार हो गया, ऑडिट हो गई, ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे बहुत छोटे हैं, बहुत कम टाइम में आप बहुत ज्यादा नंबर। पर्टिकुलर इस हमारी सिचुएशन अलग थी, ये बढ़ती है, इनके पास टाइम भी नहीं है, तो फिर वो चीजें करो ना जिससे आपका सिलेक्शन हो। नहीं तो टाइम कम है ना, तो आपके पास बूस्टर नोट्स नहीं थे, टाइम कम है, लेकिन उस टाइम की आप उसके उस टाइम हमारे पास मेटर की बहुत कमी थी। जो हमसे पहले बैच आया था 2011 की, तो उसमें तो शायद मार्केट में, पूरे मार्केट में कहीं बुक नहीं थी, सीटें नहीं मिली थी उसमें मिनिमम क्राइटेरिया नहीं कर पाए, 1-2 आई, वो चीजें ठीक थी, पर वो जो थे ना मार्केट में सबके पास वही चीजें थी, तो वो काम चल गया। लेकिन अब कंपटीशन है तो अब बूस्टर नोट्स अब तो एकदम ये सुंदर लिखा है, खुद ने पूरी टीम बैठी एक खुद देखा। जनरली जब बूस्टर नोट्स आरएसआर जीएफआर बन रहे थे तो हमारे ऑफिस में भी मनोज जी, सौरमल जी, टीआरए लगे रहे, तो बहु ये बिठा के मैं कोई एग्जाम्पल बताओ थे, है ना। जब संडे सैटरडे में बुला लिया मेरे को थे, आओ 2 दिन जो है वो आगा एग्जाम्पल बताओ सर, और बीच में मिले तो मगर इसका बेसिक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो आरएसआर जीएफआर को तो ऐसा टच दिया गया है कि जितना ज्यादा हो सके भाई, राम को जो है वो पितृत्व अवकाश ले लिया, या राम जो है वो शनिवार दितवार छुट्टी पे गया हुआ था, शनिवार दितवार को नहीं आया, तब उसका अवकाश जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये मतलब बेसिक एग्जाम्पल के साथ साथ सारी चीजें इनको कवर करवाई हुई है। तो आराम बूस्टर नोट्स ले गए तो हनुमान चालीसा वाले पढ़ लो, और पूरी टीम के द्वारा बनाए गए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर आपको और बता देंगे, बताओ थोड़ा और। बिल्कुल, देखो जो बूस्ट नोट्स का जो मटेरियल है अपने बहुत ही सरल भाषा में बूस्ट नोट्स से तैयार किए गए हैं, और फ्लो चार्ट से
हर चीज अपन कोई भी चीज है अपन थ्योरेटिकल अपन कितना ही मैं जो समझाते जो हैं, business लेकिन method उसको में अपन communication देखता उसको हूँ, अपन मेरे फ्लो घोड़े चार्ट बने से हुए। डायग्राम से अपन समझाते हैं, तो जो कम्युनिकेशन है या समझने का है उस तरह अपने खुद ही इंटरेस्ट है अपने उसको इंटरेस्ट आता आता है। है। और ऐसे बांट हाँ। बांट के भी ये लागू होते हैं, ये किस पे नहीं होता है, किस पे उसको नहीं मतलब एक्ट को एक्ट रखा ही नहीं है, एक्ट को एकदम मतलब सामान्य चीज कर दी है कि भाई अब और ये इन्होंने यूआरओ में देखा ही है, वो पढ़ाया था। एक्ट की लैंग्वेज बहुत हार्ड होती है। नॉर्मल अगर अपन डायरेक्ट एक्ट हाँ, पढ़े तो हाँ, वो चीजें tough वर्डिंग रहता है। उसकी समझ में नहीं आती, तो उसको ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में जरूर कन्वर्ट करके कर लेना लिखना, वो चाहिए, हाँ, ज्यादा कर लेना बेटर चाहिए। रहता है। और अगर मैं आगे जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चलूँ तो एक और आगे एक सब्जेक्ट की बात करूँ कि अकाउंटिंग में नॉन कॉमर्स वालों को कितना डरना चाहिए। उनको मेरे हिसाब जैसे से पिछली बार मैं कई सीनियर से मिला जो इंजीनियर्स थे, तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि एक सब्जेक्ट के अंदर ब्लंडर खेल के गए, इसके अंदर 15-1% सही हो जाए ना, मेन ऊपर से तो भी ठीक तो है, भी ठीक और है। के अंदर कमांड बना देते हैं भाई। पार्ट ए के अंदर तो फर्स्ट पेपर में तो आदमी जीके में रिस्क लेगा, थोड़ी बहुत लेगा, किसी मैथ का, पर इसके अंदर कहाँ रिस्क लेगा वो सेकंड पार्ट में। सेकंड है सर, नॉन कॉमर्स भी अगर अकाउंट्स पढ़ेगा ना, तो जो थ्योरी का जो सेक्शन है वो 1-2 बार पढ़ने से उसकी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। मतलब हो सकता है आगे भी जाके उसके जैसे पार्टनरशिप में वहां जाके उसके थोड़ी दिक्कत जैसे आए। बीमा, उसमें बीमा आ जाता है, अपना डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक आ जाता है, तो ये चीजें अपन डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इनमें कॉमर्स और नॉन कॉमर्स का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नॉन कॉमर्स भी इतना कर सकता है कि 25 में से अगर वो पढ़ेगा, उस एक बार उसमें घुसता है, पढ़ता है वो, तो वो 25 में से 15, 16, 17 इजीली कर देगा। लो सही कराएगा, सही करके आएगा इतने। तो वो एक ऐसी चीज है कि वो स्कोर ठीक है। आप वहाँ खूब खींच रहे हो आरएसआर जेएफ&आर, उसमें ऑडिट तो वैसे रट्टा ही है, स्टार्टिंग 1-2 चैप्टर छोड़ दो और तो रट्टा ही है। ऑडिट बहुत छोटी है, वो भी छोटे ऑडिट बहुत छोटे, आरएसआर जेएफ&आर की तरह वो भी बहुत छोटी। जेएफआर और ऑडिट तो सबसे छोटी है, आरएसआर तो थोड़ा सा और लेंदी है, जेएफआर तो बहुत ही मतलब जो है सबसे इजी बिजनेस मेथड बिजनेस मेथड वाले के लास्ट वाले 6 टॉपिक तो मतलब जैसे आप कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंज्यूमर राइट है, ये टॉपिक तो मतलब भाग के पढ़ लिया। 2 घंटे में आप इनको आराम से इनको कर सकते हो, 2-3 घंटे के अंदर। तो इस तरह से ये जो, इसलिए मेरा कहने का ये मतलब है कॉमर्स वाले, नॉन कॉमर्स, ये लोग मतलब सोचने की वजह से ही हो गया, बाकी इसमें चीजें हैं नहीं ऐसी। भाई अपन ऐसे सोच लेते हैं, जैसे मैं आर्ट्स का हूँ तो मैं आर्ट्स से हूँ, वैसे बेसिकली मेरे इंग्लिश लिटरेचर था तो मैं वहां से आया, लेकिन मेरे को अकाउंटिंग इतनी आती थी कि कोचिंग के टीचर है ना, वो मेरे साथ ही डिस्कस करते थे, अकाउंटिंग इतनी आती थी, अकाउंट्स इतनी शानदार थे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड से मेरा। आज तो कॉमर्स नहीं, कॉमर्स का उसमें उस भर्ती में आप चाहे रिजल्ट उठा के देख लो, आपको टॉप 100 मिलेंगे ना, उसमें से आपको 75-80 जरूर नॉन कॉमर्स ही मिले। डरने की जरूरत नहीं, डरने की पर वो जैसे अकाउंट काबर के वे नहीं कोई किताब उठाओ, बड़ी टैली देखा है, एंट्री देखा बिहार बढ़ जाए कि मैं मतलब अकाउंट्स मेरे से होगी नहीं होगी, मैं कहीं गलत तो नहीं फंस गया, मैं मेरा आरएस की तैयारी कर लेता हूँ, आरएस की आने वाली है, एसआई की आने वाली, तो वो मतलब एक दो, क्योंकि अभी मेन चीज है घुसना, तो वो घुसने में डर लग रहा है बहुत सारे लोगों को। डरने की नहीं है, तो इसमें अगर समझ में आता है, आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आता है, तो आप उसमें घुसो, और नहीं समझ में आता तो आप थ्योरी पढ़ के काम चला लो। भाई आपके जैसे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन उसमें 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ रही है, एंट्री आपको नहीं आ रही है उसमें, भाई प्रैक्टिकल के टाइम मिल जाए उड़ जाए, पहले आरएसआर जेएफआर ऑडिट बिजनेस मेथड इंडियन को तैयार करो, ये तैयार करते कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको उसको भी कर लोगे वहां, फिर वो डेबिट क्रेडिट भी समझ में आ जाएगा। ये बात तो सही है। तो जो चीजें पहले कवर की जा सकती है, जिनको बहुत अच्छे से नोट्स, शॉर्ट नोट्स रट्टा मारा जा सकता है, जिनमें कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है, उसके बाद में जाओ। मतलब कोई आदमी अगर है कलकत्ता में बढ़िया खेल ले क्रिकेट, तो जाके वो बाद में मेलबर्न में भी बढ़िया खेल सके, तो पहले कलकत्ता और मुंबई में तो बढ़िया बैटिंग करो, बाद में जाके देखे लॉर्ड्स में भी खेल लो, प्रैक्टिस करके लॉर्ड्स में भी खेल लेगा। तो भी आरएसआर जीएफआर इन चीजों को अगर बेटर कर लिया जाए, तो अकाउंट्स को फिर भिड़ लेना, उससे भी भिड़ लेना छोड़ना चाहिए। समय मिलता है, इंटरेस्ट बन जाता है, समझ में आ जाती है, तो उसको भी आप आगे बढ़ा लो, वरना थ्योरी तो पढ़नी है। भाई आपके जैसे ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन से ज्यादा उसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आएंगे नहीं, 10 की हद है, 10 मतलब मुश्किल से थ्योरी वाले सभी कर तो लेते बाकी हैं, थ्योरी वाले सभी कर लेते हैं, तो वो समझ में आता है तो ठीक है, आप उसमें भी कूद जाओ, नहीं समझ में आता है तो आप काम चल ही रहा है। आरएसआर जीएफआर तो एक मतलब ये मान लो कि मैथ जैसा ही है, 25 में से 25 आदमी कर सकता है। हाँ, और इसमें लाने ही पड़ेंगे, कर नहीं सकता है, लाने ही पड़ेंगे इसमें, लाने पड़ेंगे। हाँ, तभी आपको अगर सिलेक्शन की दौड़ में रहने के लिए इनको तो आपको भाई इसमें सभी इतना तो करना ही है भाई। ये तो आपका जो थे ना, उनमें अगर किसी के मतलब 50 में से आरएसआर जेएफ&आर में अगर 42-43 इतने आ रहे हैं ना, तो ये मान के चलो वो अपने आप को ये मान रहा होगा कि मेरा वो सेक्शन अच्छा नहीं था, खराब मेरा खराब पेपर बिगड़ गया। 50 में से 42-43 जिसके भी या तो आए नहीं होंगे, किसी का सिलेक्शन हुआ उसके, और आए हैं तो उसने ये माना है कि मेरा खराब हो गया, बाकी 45-46 ये था, क्योंकि टाइम था, अच्छे याद हुए, बढ़िया स्कोर हुआ उसमें सभी का।
एक मैं जनरली और आपको एक जैसे इको तो मैं इनको पढ़ाता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा भारी समस्या है नहीं, लेकिन फिर भी आप एज ए लर्नर भी आप बताओ कि इको पढ़ने की क्या अप्रोच हो। मतलब जनरली बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि योगदान कितना है, रोजगार में योगदान कितना है, निर्यात किसको किया, आयात किसको दिया, जीएसटी कब लागू हुआ, आयकर की स्लैब्स क्या हैं, तो वो एक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके बारे में भी आप इनको बताओ भाई। थोड़ा बहुत जैसे प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी अपने हाथ की है, उसको आप तैयार करो और बाकी आप उनको डाटा वेटा सब आपने बढ़िया तरीके से अपने दे रखा है, दे रखा है भाई। मेन इशू पर सर्वे में तो मैं अब कह जी हाँ बनाई कोई किताब है तो सर्वे में तो डाटा है ही को नहीं। इंडियन इको सर्वे में तो ये भी नहीं पता कि एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, तो उसके लिए इंडस्ट्री कितना है, उसके तो हमने एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर स्टैटिक से निकाला, आयात निर्यात का भी नहीं दे रखा। पहले ये तो जनरली श्योर था कि कॉमोडिटी किसको आयात कर रहे हैं, किसका निर्यात कर रहे हैं, तो इन डाटाओं का भी अभाव है। लेकिन मैंने पुराने पेपर जब रीड किए तो उनमें पता चला कि क्वेश्चंस काफी पूछे हुए। जैसे मैं एमएनसी का टॉपिक बना रहा था इनके लिए, तो उनमें तो ये क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा एमएनसी नहीं है। मतलब आपको 25-26 जो इंडिया में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उनके नाम याद करने पड़ेंगे, आप निकल ही नहीं सकते। आपके पीएसयू का टॉपिक है तो इसमें से नवरत्न कौन सा नहीं है, महारत्न कौन सा नहीं है, तो इको में भी मैच जैसा स्कोर किया जा सकता है अगर ढंग से, लेकिन लेंथ ही बहुत है। आजकल डाटा आता है, डाटा में डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट टिक मारो आगे चलो, बस ये काम है। हाँ, और थ्योरी वाला 1-2 प्रश्न आया वो उड़ता है कभी कभी, तो उसमें तो उसमें वो डीप में जाने में भी ज्यादा कोई फायदा है नहीं। हाँ, ज्यादा डीप में इसलिए इसमें तो इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट पिक वाला क्वेश्चन है ना, वही आपको इजी रहेगा। और वो आपने वो जितनी मेहनत करके इतने अच्छे से वो डाटा निकाला है, 22-23 पे रह जाओगे, उससे आप 22-23 पे रह जाओगे। वो 2-3 क्वेश्चन कभी कभी जो है वो थ्योरी के आते हैं। जनरली देखो थ्योरी का क्वेश्चन चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स में हो चाहे वो बिजनेस मेथड में हो, वो एक तरीके की रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, बेसिक समझ पे डिपेंड करता है। फिर बाद में वो बेसिक समझ पे करता है कि पिछले 5 वर्षों में जो है वो भारत में इस चीज का निर्यात घटा है, इसका कारण क्या है, अब कई चीजों का निर्यात घटा है। अब आपको उनके जो है वो रिदम पढ़ के 2-4 बार देखना पड़ेगा कि इस चीज का इससे घट सकता है, वो आपके कंसेप्ट से होगा। और कॉन्सेप्ट से होगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा जब आप उसको बहुत ज्यादा इतना समय अपने इस एग्जाम में अपने दे नहीं सकते, तो आपका ये है कि बस ठीक है नॉर्मल रूटीन से आपका सही हो रहा है, वो उससे सही हो, करके आ जाओ, वो सही करके आ जाओ। ऑडिट के बारे में आप बताओ। ऑडिट का सर आरएसआर जीएफएनआर की तरह बहुत शॉर्ट है, बहुत ही शानदार स्कोरिंग है, इजी भी बहुत है। कॉमर्स नॉन कॉमर्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसमें, एकदम थ्योरी, सब कुछ थ्योरी है उसमें, उसके अलावा कुछ नहीं है चीजें। बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर अपन ऑडिट दिन में 2 बार रिवीजन करो उसकी। अगर आप 2-3 बार उसको पढ़ लेते हो तो ऐसी सिचुएशन आएगी आप चाहे उसको दिन में 2 बार पढ़ो, एग्जाम तक आते आते आपको खुद बोर नहीं होगे। आप खुद अगर एग्जाम से पहले से बैठ के जोड़ोगे ना कि मेरे किस पेपर में मेरे कितने सही हो जाएंगे, पहले जोड़ने लग जाता है ऐसे। आप हम जोड़ते थे तो बिठाता ही है, हम जोड़ते थे पूरे जोड़ लेते फिर हम कम करते। हमारे तो बोले यार ये ज्यादा हो गए, 140 30 हो जाते हैं, फिर वापस नीचे लेके आते। कई बार खुद सोचते कि ना यार तो बोला होगा, थोड़ा कम लो, तो फिर 2 अकाउंट्स में कम करता, 2 इकोनॉमिक्स में कम करता, या करके भी 120-25 तक ले आता। ओ काम देखो जगह कमान के है कि तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर वह आगे अंदर ही जोड़े जा रहे, इसमें तो जोड़े कभी बाद में ध्यान पड़ा था तो जोड़े 400 बेंच ही क्लियर को नहीं हो जोड़ा 380, मैंने खुद ने 360 जोड़े थे, 360 जोड़े थे इस बार आपने, 291 में आए। हाँ, पर राजेश के अच्छे नंबर है और मैं आशा करता हूँ कि टीआरए से जल्द आप एसडीएम तहसीलदार बनो, क्योंकि जो टैलेंट राजेश जनरली पिछले एग्जाम के टाइम से जुड़े हुए हैं तो ये अभी भी आरएस की तैयारी दे रहे हैं। 291 नंबर अगर आपको लग रहा है आपके कम है, अगर आप पिछले बार के सिलेक्टेड जिन्होंने वापस पेपर दिया है ना उनमें से 90% का मेंस क्लियर ही नहीं हुआ, और जिनका क्लियर नहीं हुआ उनसे आप नंबर पूछोगे तो 247 248, जो सिलेक्टेड है वो 248 45 में पढ़े, ये हालात हो रखे हैं। तो मतलब इस बार वाला तो खतरनाक के साथ ऐसे ही हुआ। हाँ, मेरे को किसी ने कट ऑफ बताया, मैंने किसी ने फोन किया कि रिजल्ट आ गया तो ये पूछा कि कट ऑफ कितनी रही है, उसने कहा 314 नंबर, तो मैंने कहा हो गया अपना तो 350, अपन 360 के लगभग सोच रहे हैं तो 340-45 जरूर आए होंगे। तो वो बाद में मार्क्स तो काफी दिनों बाद में जारी किए, तब जाके पता चला इन्होंने 291 जोड़न वाली गलती तो क्या मार्केट में क्या कोचिंग ये टेस्ट सीरीज चुक कर रखे आने के टेस्ट का मान नंबर दे दे 140-40, जब 140-40 जोड़ा जाए तो 550 उठ जाए पर नंबर, जब बाद में नंबर रेट 290-90 247-47, तो थोड़ी सी के टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो, टेस्ट ज्यादा इजी रहता है, उसके अंदर थोड़े नंबर कम दे ना, टाइट मार्किंग हो ना तो ज्यादा बेटर रहता है, बहुत ज्यादा नंबर मिल जाता है। अब किसी के ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले पेपर में 150 आ रहे हैं, आ ही नहीं सकते, आज तक कभी भी आरएस एग्जाम की हिस्ट्री में ही नहीं आया किसी के फर्स्ट पेपर में 90 100 हद से हद 110 पहुंचता है कोई बहुत तगड़ा ब्रिलियंट हो, तो ये आदत तो थोड़ी जो है वो टेस्ट वालों से थोड़ी खराब हुई हुई है। अब अगर अपन आगे बात करें और पेपर सेकंड की बात होगी, पेपर सेकंड में 5 को तो बहुत बढ़िया तरीके से खींचना है, आरएसआर जीएफआर बिजनेस मेथड ऑडिट और इंडियन इको, और अकाउंट्स की पहले थ्योरी पढ़ लो बाद में लोग एग्जाम ये
जो शेड्यूल्ड है उस पे होती है, तो फिर ठीक है। फिर आपको अगर आप वहाँ 15 भी करके आते हो तो बहुत शानदार बहुत शानदार है भाई। 3 महीने भी शायद बचे नहीं इनके पास, 1 वीक वो कम हो गया 3 महीने से। इसमें आपके लिमिट है, टाइम की भी कमी है और चीजें हैं, तो वो उसमें आप अगर 15 भी कराते हो ना तो वो बहुत बढ़िया स्कोर है उसमें। बहुत बढ़िया स्कोर है, इतने करते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर लंबी खींचती है तो फिर तो रिसर्च ठीक है, करो, फिर तो क्या सारा ही है। करना ही फिर है। तो तैयार दोबारा बता दे क्या डिस्कशन करना है और क्या करना है। तो ये इनका पूरा ग्रुप ही था और पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो। कितने लोग थे आप जैसे ग्रुप में? हमारे सर सिक्कर से हम लगभग 25 एक जने थे। हाँ। जो अक्सर ऐसे ग्रुप पढ़ते साथ में, अलग अलग थे सभी, लेकिन 5-7 दिन से ऐसे एक जगह बैठ के ऐसे मिलते थे। डिस्कशन दिन का उसमें चलता आपस में। लगभग लोगों के 100 से नीचे की रैंक में ही है सभी, 100 है। मतलब सारे सिलेक्ट हो गए। ये फील होता है कि रैंक सारी सिक्कर वालों पे है। हाँ, सिलेक्ट सभी हुए। हाँ, सिलेक्ट तो select ऐसे ऐसे लोग हुए सर जो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप, मैं मतलब यहाँ बैठ के ये कहूँगा कि वो ये अकाउंट ये एग्जाम थी तो वो नौकरी लग गए, नहीं तो वो नौकरी नहीं लग गई। बेसिक सेंस मतलब बहुत कमजोर पढ़ाई में जो होते हैं ना, बिल्कुल वो भी लग गए। मेरा वो तो भी ये लोग मानना है लग गए। जिसकी किसी भी क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट में लंबे- पकड़नी है ना, उसके लिए ये भर्ती एग्जाम है ना, ये उसकी मान लो उसके लिए गोल्डन चांस है उसके लिए। वापस बोल, इनका कहना है कि जिसकी कहीं पे भी बहुत बेहतरीन कमांड नहीं है, कहीं पे भी जिसका लग नहीं रही नौकरी, कभी वो ग्रेड में रह रहे, आरएस में रह रहे, एसआई में रह रहे, किसी भी सब्जेक्ट में जिसकी कमांड नहीं है, हाँ, खास ये जो मतलब सामान्य है, सामान्य जो है, औसत से थोड़ा अधिक हो सकता है या हाँ। औसत रह सकता है, उसके लिए नौकरी उसके लिए गोल्डन चांस है। इससे बढ़िया नौकरी राजस्थान में तो उसके लिए अवेलेबल नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। बढ़िया ही है। ऑफिस में जाते सबसे पहले या तो अधिकारी को बोलते हैं या अकाउंटेंट साहब, अकाउंटेंट और कोई आज ये नाम ही तो मार गया, टीआरए साहब कहते हैं। टीआरए साहब, अकाउंटेंट साहब। हाँ, टीआरए साहब तो भाई तूती बोलती है तहसील के अंदर। एक जमाने में जो तूती बोलते हैं कि तहसीलदार के बाद में कौन तो का टीआरए है। मैंने तो तैयारी इसी पर्पज से शुरू की थी। मेरे को किसी ने ये बताया था ना, कोई मेरा दोस्त था, तो उसने सिर्फ इतना ही बताया कि यार इसकी भर्ती आई हुई है और क्या बहुत शानदार नौकरी होती है। तो धोखा तो नहीं हुआ, शानदार ही है। नहीं, बहुत शानदार और शानदार नौकरी होती है। और पिछली बार आधी सीटें खाली रह गई, ओके। तो इसीलिए मैंने उससे पहले कोई एग्जाम का कोई तो भर्ती बड़ी है ना इस बार, 5200 200 बड़ी भर्ती है। हमारी हमारे भर्ती में तो बहुत बड़ी थी, 3500 के लगभग की भर्ती थी लगभग। और बहुत बड़ी भर्ती थी। ओके, उसमें भी भर्ती में खाली रह गए थे पद? नहीं, इससे पिछली वाले में, इससे पहले वाले से 2011 में जो भर्ती हुई थी 2011 उसमें वाले आधे से। पद खाली रह गए। मिनिमम क्राइटेरिया वो नहीं रहा। आज मैं कम बोल रहा हूँ। देखो आपके से मैंने आज जो वादा किया था कि मैं पूछूंगा ही पूछूंगा, सर से ही जो बुलवाएंगे। अब एक पर्सन और पूछ लेता हूँ मैं लगे आते कि पेपर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं अपन, क्योंकि इनके बात काम आनी चाहिए। मतलब जो अपना कोई डिस्कशन सुने उस टाबर के थोड़ा ठीक बैठना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। तो पेपर फर्स्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ कमजोर है या जिनकी इंग्लिश कमजोर है। पेपर छोड़ना अपने आप में घातक हो सकता है कि छोड़ना तो सब्जेक्ट कुछ छोड़ना भी नहीं। तो वो क्या करे कि मतलब 3 महीने में हर में से 15-15 क्वेश्चन तो निकाल। भाई देखो, हिंदी के लिए तो अपने हिंदी तो पढ़ लेंगे, हिंदी जो अपने जो राजस्थान बोर्ड की जो 8वीं 9वीं दशक की किताबें आती नवीन हिंदी व्याकरण, हैं, वो सबसे बढ़िया किताब है। वो आराम से पढ़ सकते हो और सबकी 10वीं तक आराम से 12वीं तक सबकी पढ़ी हुई है। तो यहाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, एक बार आप उनको आप करते रहो, ठीक है। अंग्रेजी क्या करी थे थारी ठीक ही है? अंग्रेजी थोड़ी बहुत ठीक ही, टेंस मैं इंग्लिश लिटरेचर से इंग्लिश लिटरेचर कौन पूछा थे बताओ फिर। भाई जैसे टेंस है, आर्टिकल है, एक्टिव पैसिव है, ये थोड़ा ठीक था। तो ये कर भी सकता है ना, क्योंकि 10 के बारे में पढ़ा भी है ना। एक्टिव पैसिव की भी कोई यूट्यूब पे क्लास लगा ली फिर भाई टेंस है अपने। मैं कह रहा हूँ राजस्थान बोर्ड का भी मतलब हिंदी मीडियम उसका सरकारी स्कूल का विद्यार्थी भी है तो छठी से वो राम आता है, राम जाता है। एक फुटबॉल से सारे पूरा टेंस कर लेते हैं। हाँ, खेलता था, खेलेगा, तो चुके थे। पेपर अगर कोई इसमें पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट छोड़ देता है ना, तो वो इसमें फर्क भी बहुत है। जैसे ये 40% का जो इन्होंने नियम कर रखा है, 35 आ सकते हैं, 35 दोनों में 35 एग्रीगेट 40। आरपीएससी की बात अलग थी, अधीनस्थ बोर्ड की बात अलग है। बैंकर ये अधीनस्थ बोर्ड के मैंने खुद ने बहुत बार ऐसे पेपर देखे हैं। ये ऐसे करते हैं कि लोगों को 35% के भी अंदर ही रख देते हैं वो। तो इसमें अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया तो फिर आपको वहाँ गड़बड़ हो सकती है। कल को पेपर हार्ड आ गया, मतलब बहुत उन्होंने शानदार पेपर बना दिया। भाई जैसे अपने मैच खेलते हैं, मैच में खेले ही नहीं, सीधा बिना खेले बिना बाई देने वाला काम हो गया। तो खेलेंगे तो जीतेंगे भी। और अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल ही आपका ब्लैंक रह जाएगा काम। 10-15% तो अपना अटेम्प्ट उसमें करेंगे। ये राजेश वाली बात है ना, इसको दिमाग में डाल लो कि अधीनस्थ बोर्ड चोट कर सकता है, चोट भारी करता है। और जब अधीनस्थ बोर्ड चोट करता है तो 35% ही लिमिट है। लाले पड़ जाते हैं। तो आपने अकाउंट RSR GFR बढ़िया याद कर ली, इधर जो ये मामला बैठा ही नहीं, तो फिर मतलब भारी समस्या हो। पिछली बार लोगों की ये समस्या थी, फर्स्ट साइड के लोगों को देखा सर, जिनको गणित जिनकी मैथ वीक होती है वो उनकी वीक ही होती है, उनको फिर वो उसमें हाथ ही नहीं डालते बिल्कुल। 1-2 क्वेश्चन भी करने की नहीं सोचते। वो गलत है। परसेंटेज कर सकते हो, औसत, हाँ, औसत वाला लाभ हानि समय दूरी
परसेंटेज टॉपिक आपने ढंग से पढ़ लिया हाँ। तो आपके लाभ हानि सारा वो हो गया सर। वो और अपन इंटरेस्ट का है। मीन मोड पढ़ते थे सिलेबस में, मीन मोड माध्य वाले वो क्वेश्चन है। 10वीं हाँ तो वो पर्सन 2 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन वो सही कर जाएगा। भाई आपका जैसे उसमें पीछे मेरा मेरा वो बहुत शानदार वहां से ही उठ के आती है चीजें। मेरा तो ये मानना है अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक भी ढंग से कवर कर लिया तो आपके 7-8 क्वेश्चन तो उसी से हो जाएंगे, उसी से हो जाएंगे। लाभ हानि भी उससे हो जाएगा, औसत हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, सारा परसेंटेज पे बेस है। 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 टाइप बनते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के 4 टाइप बनते हैं। तो उनको एक टॉपिक लेके भाई मान लो अपने को पूरी मैथ है कोई की बहुत कमजोर है तो वो डिसाइड कर ले मेरे को 75% पोर्शन तो पहले बेस्ट करना है। तो उसको फिर वो बांट ले कि मेरे को औसत का टॉपिक 3 दिन में डेली 1-1 घंटा देना है भाई। तो 3 दिन बाद में औसत का टॉपिक हो गया, फिर वो कवर कर लो। ये तो उसमें से एक क्वेश्चन उसका पक्का आएगा। मान लो कोई भी हर टॉपिक से क्वेश्चन वो टच करते हैं। मैथ में तो आता ही है। जीके से हो सकता है आपको कहीं से भी वो आ जाए, कोई एक पोर्शन पर्टिकुलर ज्यादा आ जाए। मैथ में लगभग वो देते हैं कि चल हर जो टॉपिक उन्होंने लिख रखा है उससे आता है। तो एक क्वेश्चन करेंगे तभी वहां जाके वो अगर 35% वाली सिचुएशन आती है तो उसमें वो एक का बहुत सारा लगता है, बहुत सारा लगता है एक का। और एक तो ये चीज हो गई कंप्यूटर के तानी थोड़े बताओ। कंप्यूटर के लिए तो मेरी तो देखो राय सबको यही है कि जो अपने आरके सील की एग्जाम होती है 3-3 महीने से एग्जाम होती है तो भी पेपर उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं है ना। तो साल में मान के चलो 4-5 एग्जाम वो होती है तो उनके 10 साल से हो रही है। तो आप 500 क्वेश्चन उसके पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा आता है आरके सील का। भाई उसमें पढ़ने का कुछ है नहीं भाई, ऐसा कुछ कंसेप्ट है नहीं। आपका सिर्फ सिंपल सुपरफिशियल है कंप्यूटर के अंदर, तो उससे सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। आप 500 क्वेश्चन का वो सेट आपका तैयार हो जाता है। और आरकेसीएल बुक भी आती है ना, कंप्यूटर को देते हैं ना डिप्लोमा के लिए, तो वो एक अच्छी नहीं वो बुक में तो अंदर जाने में कोई मतलब नहीं। आप क्वेश्चन ही पढ़ो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और थोड़े टाइम मिले तो थ्योरी, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वर्ड एक्सेल है, अब उसकी थ्योरी पढ़ के क्या करोगे। हां वो वहां पे कंट्रोल एस से सेव होता है। आप उसमें थ्योरी कितनी पढ़ लो, सेव तो कंट्रोल एस से ही होना है। तो वो तो सीधा क्वेश्चन में आपके आ गया, कट किससे करेंगे, कॉपी किससे करेंगे, तो वो सारे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो वो आपके कंप्यूटर वैसे इंटरेस्टिंग भी लगता है जब आदमी कुछ ऐसे उलझा हुआ होता है आरएसआर जीएफआर में, जब ये नियम फलाना नियम, तो बीच में थोड़ा सा आदमी पढ़े कंप्यूटर की 5 पीडी होती है, ये पीडी ये पीडी है, तो थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम एप्लीकेशन है, तो ऐसे मतलब मजा भी आता है। ऐसा नहीं कि पूरे टाइम लिए जब 1-2 सब्जेक्ट को ऐसे बांट लेना चाहिए, जब कोई बोर करे तब उसको उठा लो। पेपर फर्स्ट के 2 सब्जेक्ट को ऐसे डाल लो आप, पेपर सेकंड के बीच में जैसे आरएसआर जीएफआर पढ़ रहे हो तो आरएसआर पढ़ लिया 1-1.5 घंटे, तो कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक उठाया, रीड कर लिया, फिर वापस। तो इससे क्या दिमाग थोड़ा मेरे हिसाब से शार्प हो जाता है, नहीं होती चीजें इंटरेस्टिंग लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, बोरियत नहीं आती। क्योंकि कोई आदमी आरएसआर जीएफआर सागा पढ़ने लग जाए, बहुत बावड़ हो जाए, नेम और मैच होने लग जाए, एक समस्या नहीं, फिर कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाए, क्योंकि एक साथ हवा पढ़ा जब वापस में मिक्स हो जाए कि भाई कौन सा किस में गया वो नियम भाग जाते हैं आपस में। हाँ तो वो उसका और बताओ आप क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट सेट करने चाहिए के बीच में कि जैसे आप आरएसआर पढ़ रहे हो तो एक आरएसआर को या तो पहले आरएसआर को कवर करो या जीएफआर को करो, या जब रिवीजन करो तो क्या करो। ये वास्तविकता में बहुत भारी समस्या है, लोगों के रूल्स जो है ना वो मैच कर रहे हैं। मेरे तो स्टार्टिंग फेज है तो करेंगे वो, उसके लिए तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि वो स्टार्टिंग फेज है, आप धीरे धीरे उस चीज को 2-4 बार वो रूटीन से उसकी रीडिंग लगेगी, 2-4 बार पढ़ेंगे तो चीजें वो अपने आप। अभी इनके तो स्टार्टिंग और अंतिम यही है, 2-3 महीने। तो एक काम अगर इनको क्या करना चाहिए, अभी पहले आरएसआर करके जीएफआर पे जाना चाहिए, दोनों लगा लेने चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये कि 15 दिन आरएसआर पढ़ ले पूरा, फिर जीएफआर पे चला जाए तो ज्यादा बढ़िया। फिर फिर एक और रिवीजन में डाल दो, एक और पढ़। और मेरा तो ये है जैसे खाना खाने से पहले आप 15 क्वेश्चन आरएसआर के 15 नियम पढ़ लिए, खाना खाने के बाद फिर 15 नियम पढ़ लिए। इसको लोड लेके नहीं करना कि भाई मेरे आरएसआर पढ़नी है, 2 घंटे का टाइम है। इसको तो रूटीन में आप एक बार पढ़ने के बाद में पूरा आपने याद कर लिया, और उसके बाद में आप काम करते रहो। जैसे आपने ठीक है शाम को 6 बजे घूम रहे तो ले लिया कागज अपने 10 नियम आपने लिख लिए, ये नियम आगे चेक कर लिया। मान लो सुबह 5 से 26 में एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में 5 से 26 है चैप्टर 2 के, तो वो मेरे को याद करने तो वो पढ़ा दिए, सुना दिए। किसी को सुनाने वाला 7 वाला नहीं मिले तो मम्मी को सुना दो। और क्या है भाई, मतलब उनको चेक नहीं करना तो प्रैक्टिस तो करो। इसमें क्या क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं अध्याय 2 में, अध्याय 2 में कौन से नियम है, अध्याय 3 में कौन से नियम है, वो भी आपको मैच करने जरूरी है। तो इसकी जो रटाफिकेशन है ना वो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से हनुमान चालीसा की तरह ही होनी चाहिए। आपने ये चीज ठीक करवा दी कि इनके 3-4 सब्जेक्ट और झंझट आपने खत्म कर दिया। आरएसआर जीएफआर एक बार रिवीजन मारने के लिए दिल्ली में ले लो, दिल्ली में कंप्यूटर को और दिल्ली में के बीच में ले लो। दिल्ली में भी मेरा तो ये सजेशन रहेगा आपको, जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको, कि आप पूरों को एक साथ मत पढ़ो उसको आरएसआर को। ठीक है 10 नियम आपने पढ़ लिए, फिर 10 नियम बाद में पढ़ लो, तो उससे क्या होगा कि वो आपस में एक तो नियम भागेंगे नहीं, अपनी जगह पे रहेंगे, और नियम तो वैसे अपनी जगह पे रहने, लेकिन अपने लिए भाग दिमाग में नहीं भागेंगे, दौड़ नहीं करेंगे, वो काम भी ठीक है, तो वो ठीक रहेगा।
हाँ ये सही बताया। ऑडिट में भी जो ऐसे वैसे का जो रट्टा लगता है, तो उसके अंदर भी क्या यही अपनाना चाहिए? क्या वहाँ पे भी रूल्स काफी याद करने पड़ते देखो हैं? ऑडिट में बिजनेस में डेफिनेशंस है ना, हाँ। वो इम्पोर्टेंट तो है। वो तो आपस में वो भी मैच करती है, उसका वो भी मैच क्या करे करती है, आदमी तो की, किसने बस क्या दी थी? तो हाँ बिल्कुल तो क्वेश्चन वो आता तो है जैसे उसमें आपका ग्रुप होगा, ग्रुप में आप डिस्कस करोगे, वो पूछ लेगा ये किसने पॉइंट दी है, निकाल लेगी भैया, ये इसने दी थी। हाँ, ये इसने दे दी है। तोड़ दो, हाँ, जैसे तोड़। शिकारी कुत्ता तो वो वो जैसे लिख लो, उसका अपने- नाम लिख लो, किसने दी थी, हाँ। पूरी पढ़नी वो- अपने को किस लिए? देखो उनके लिखवा लिए तो दो, वही रानी लिखवा तो आर रही इसकी नहीं, तरह। मेंस की तो हाँ, करवा ही उसका नहीं सिर्फ नाम लिखो कि उसने ये इसने शिकारी कुत्ता कहा तो शिकारी कुत्ता, उसका नाम याद वही करो। जैसे साइंस में अपने पीरियोडिक टेबल याद करते थे, तो उस तरह से उनका अपना शॉर्ट में जिसको जिस तरह से याद होता है उस तरह से वो कर लो। अब जैसे मैं बचपन में पढ़ता था तो मेरे को कभी भी ये याद नहीं होता था, ये जो एसिड वाला वो है ना, लिटमस टेस्ट, तो उसमें वो एक वो निकाल लिया फॉर्म अनिल। अनिल, हाँ अनिल लड़ो काम ठीक अनिल है। वाला काम ठीक था, नीले को लाल कर देता है, अमल है। हाँ नीले को लाल फिर कर अगले देगा। को याद करने की जरूरत नहीं है, वो फिर छार अपने आप कर देगा, हाँ, लाल को छार नीला। छार का हाँ, फिर अपने आप हो जाएगा। तो ऐसी मतलब चीजें- मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो इस तरह से अपनी अपनी लैंग्वेज में वो तो ग्रुप के हिसाब से यार कैसे भी अपने लैंग्वेज में वो कर लें, किया जा सकता लेकिन वो उनको परफेक्ट रहना चाहिए। चीजें देखो कंटिन्यूटी से, और आप 3 महीने अगर लगातार पढ़ेंगे तो 3 महीने में करने जैसी चीजें, ऐसी कोई दिक्कत हाँ नहीं। 3 महीने इनके टाइम लिए जो सफिशियंट है टाइम है, ऐसा कोई नहीं है कि टाइम कम है, 3 महीने का टाइम सफिशियंट है। सिर्फ अगर अपन डरेंगे नहीं, एक बार आप उनको पढ़ दो और पढ़ने के बाद में बस रिवीजन डेली का डेली। पेपर सेकंड के तो सारे सारे इनके नोट्स आए गए हैं, एकदम सरल सरल लिखे हुए और ज्यादा पेज में नहीं आ रहा सर, जीएफआर 100 पेज, और वो भी लिखे हुए में 100 पेज। अगर आप भरे हुए में आपने स्पेस भी दिया है, स्पेस और कितना तो वो दिया है, चीजें, हाँ, आप उससे 100 उनको पेज हो आपने गए। खुद ने देखा कितना ना लिखने बहुत में स्पेस, शानदार कोई मजा उनके बीच में अपने खुद के नोट्स भी अपन लिख आप सकते तैयार हैं, कर सकते हो। कोई डेफिनेशन कहीं कोई बाई चांस अपने से छूट गई और कहीं स्टूडेंट को इनको कहीं जरूर मिलती थोड़ा है। सा लेंथी हो गया, जो कि 200 पेज में चला गया, क्योंकि उन्होंने वो बहुत बड़ा दे दिया, सिलेबस ही बहुत भारी है ना, आरएस से ज्यादा सिलेबस है। तो अगर आप देखिए, एक बैंकिंग को छोड़ा गया इन्होंने, और बैंकिंग छोड़ के फिर इन्होंने पीएसयू, एमएनसी, बाद में नियोजन हो गया, नीति आयोग, योजना, बहुत सारी चीजें डाल दी। ऑडिट 100-125 पेज है, बिजनेस मेथड भी इतना ही है। तो इनको अब जैसे इसके बाद में इनके लिए टेस्ट भी, मैं तो जो है वो आपके पेपर सेकंड की इनके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो पेपर सेकंड की टेस्ट सीरीज मेरे को भी आप बताओ कि चालू करने का टाइम सही क्या रहेगा, कि ये 1 महीने पढ़ लें, 1 महीने बाद होनी चाहिए, या अभी टॉपिक वाइज होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल पेपर, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए कि, या इन्हें आप बताओ कि ये कैसे जो है वो मतलब जो है वो थोड़े क्वेश्चन भी लगाएं चीजें। मेरे को तो ये मानना है कि 2 या 3 बार रिवीजन होने जाए ना बच्चों का, हाँ। उसके बाद में आप टेस्ट लास्ट 1 महीना टेस्ट दे लो, क्योंकि एमसीक्यू अपने दे रखे हैं, प्रैक्टिस तो उसकी वहीं हो रही है, जो पढ़ रहा है उसकी प्रैक्टिस तो उसकी वहीं हो रही है, लेकिन पूरी तैयारी चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर अध्याय उसका 2, 3 जो भी है, 9, 10 शायद आगे जाके, तो वो चैप्टर पूरा करने के बाद में अगर उसके पीछे क्वेश्चन मिलते हैं बढ़िया, वो प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो तो मैं इनको पीडीएफ में देता रहूंगा, वो तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। भाई अपन ने ये टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक के अपने पीछे क्वेश्चन किए, अपने सारे के सारे सी आए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए मेरे तो ये मानना है कि 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए सबका, उसके बाद में अभी महीने भर इनको रुक जाना महीने चाहिए, भर तो उसको और इनको अगस्त सितंबर में टेस्ट देना चाहिए। मेरा तो मानना है अगस्त में दो, अगर सितंबर पेपर है लास्ट 10 दिन पहले तो छोड़ दो टेस्ट, बिना मतलब होगा कौन सा डिमोरलाइज और हो जाता है, टेंशन हो जाएगा यार, आर्य को नहीं किया गया। ये है कि आप 2 या 3 रिवीजन हो जाएंगे ना, तो उसके बाद में नहीं होने वाला काम ही नहीं रहेगा, इस पे पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसके अंदर ये सिस्टम ही ऐसा है, मतलब डराने का काम है कि 12 पेपर है, सबसे बड़ा खौफ ये रहता है कि 12 पेपर कैसे पास करेंगे अपन। लेकिन एक बार आप इसमें रिदम में आ गए और पढ़ने लग गए, एक बार पूरा कवर कर दिया ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी बन जाएगा और आराम से इसमें एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो संदीप जी और राजेश जी, मतलब ऐसे तो मैं कई बार इंटरव्यू लेता रहता हूँ, मिलते रहते हैं, लेकिन ये जो अपना डिस्कशन है ना, इसमें मेरे को लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। हर सब्जेक्ट पे कैसे जाना चाहिए, टॉपिक पे कैसे जाना चाहिए, आपने सारी चीज़ें बताई। अब एक आप अपनी तरफ से है ना दोनों भाई, एक बात इनको और बताओ कि लास्ट में आप इनको कोई ऐसा मार्गदर्शन देना चाहो जो इनको मोटिवेट करो, कि आपके छोटे भाई हैं, आपके कैडर के लोग हैं, ठीक है, ये आपके पास ही आएंगे, आप जहाँ मिलोगे, क्योंकि आपके हमेशा जो है सबॉर्डिनेट रहने, हमेशा मिलते रहेंगे, तो आप इनको एक ऐसी चीज़ भी बताओ कि भाई आप लास्ट में जो है ये नौकरी पा सकते हो, मेहनत करो, क्या चीज़ है वो अपने मन से आप इनको और बताओ, एक करके पहले थे बताओ। इसमें ये जो भर्ती है ना सर, वो इस हिसाब की है कि जो आज भी सोच लेगा ना, आज अभी इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए, जो अभी भी इसके लग जाएगा, कोशिश करेगा, बुक्स खरीद के पढ़ना शुरू करेगा, अंत तक वो जो डटा रहेगा, वो ये मान लो जब भी रिजल्ट जारी होगा उसमें उस लिस्ट में उसका नंबर मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो हर अगर जूनियर अकाउंटेंट है, ये अब की बार ये जो सीईटी है, सीईटी करने से इनके मतलब
कंपटीशन शायद कम ही हुआ होगा, क्योंकि एक तो ओपन होता है तो ओपन होता है। जैसे अगर सीईटी नहीं होती कोई भी एग्जाम दे सकता है, तो शायद हो सकता है कोई बाद में तैयारी अच्छी करके वो अंदर आए। सीईटी में शायद हो सकता है किसी के नंबर कम आए, वो अभी बाहर हो जाए, बाकी उसकी हो सकता है कॉमर्स सेक्शन उसका बढ़िया होगा, तो वो अगर वो बाद में अगर ये ओपन होती तो वो अच्छा कंपटीशन देता है यहाँ पर अब कंपटीशन थोड़ा कम होगा, टाइम कम है, लोग कम है, तो ये मतलब अच्छा गोल्डन अचीवमेंट है। बिल्कुल, बहुत शानदार मौका। इतनी बड़ी भर्ती है, 5200-5300 पोस्ट अकाउंट वो टीआरए को मिला के शायद 5300 से ऊपर ही होती है, बहुत ज्यादा पोस्ट है। हमारी टाइम 3500 थी, 3500 में हमने ऐसे देखा है बहुत बड़ी लाख थी, 3500 लाख थी। 3500 में ऐसा देखा है कि सब लगे, सब जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे सारे लग गए, सारे लग गए। बाकी जो कोई रहा, काफी ऐसे लोग रहे वो कि बहुत माइनर फर्क था। जो हमारे साथ तैयारी करते हैं ना, वो फिर हालांकि बाद में एलडीसी वगैरह और लग गए, लेकिन वो बहुत माइनर फर्क। एक बात आप वो आरएस वालों को भी बताओ, इनको लग रहा है 2 महीने हमारे खराब हो जाए, वैकेंसी आ रही है, तो इनको वो बताओ कि तुम्हारी अकाउंटिंग ऑडिटिंग तैयार हो रही है, इंडियन इको तैयार। आरएस में अपने फर्स्ट पेपर में ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर सारा आपका कॉमन है, पढ़ लो, होना चाहिए। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फोर्थ पेपर पूरा यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। कितना टाइम देना आपको, इधर आरएस की भर्ती आ नहीं रही, उधर इतने में आप इससे निकल जाओगे, सितंबर में ये निकल ही जाएगी और ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा। कॉमर्स वाला अपना जो सेक्शन है अकाउंट्स से ऑडिट, वहाँ 20 नंबर के वहाँ पे आता है ऑडिट में अपने वहाँ वो 2 दे रखे ना ऑडिट, हाँ दे रखे बिजनेस फर्स्ट पेपर में अकाउंटिंग ऑडिटिंग दे रखी है, जहाँ पे आराम से 20 नंबर इनका कवर होता है। और मैनेजमेंट वाले के भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इनके यहाँ कवर होते हैं, चाहे वो किसी में अपना इको हो ही गया। तो बचता क्या है, एक आरएसआर जीएफआर जो कि मार है 15-15 दिन की, तो मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए इनको तैयारी। बिल्कुल सर। और वो अगर आप आरएस बन रहे हो, आपको आरएसआर जेएफआर आता है, अच्छी बात है, आपको अपने नियमों बढ़िया अधिकारी बनोगा, बढ़िया अधिकारी बनेगा, ध्यान हो सको। काल ने कोई अकाउंटेंट मिल लगो ताने और बहुत अनबावड़ा बनाओगे तो बड़ा अकाउंटेंट साहब मन भी आते थे, गलत बात बता रहे हो फिर भी मतलब अच्छा रहता है जब अधिकारी को नॉलेज होता है, अच्छा सामने वाले के सामने भी आपकी अच्छी इमेज बनती है, नौकरी अच्छी हो जाती है, फिर स्मूथ हो जाती है कि अरे यार इन तो ध्यान है। हमारे मतलब किशोर जी वीडियो साहब अपने सिक्कर का ही है, तो सुजानगढ़ तो मतलब पूरे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो पंचायत समिति में कि यार किशोर जी को आरएसआर पूरी रटी बड़ी पड़ी है कि वो मास्टर थे, फिर वो वीडियो लगे, सिलेक्टेड हो गए, तो उन्होंने क्या आरएसआर बहुत अच्छे शिद्दत से पढ़ रखा था, तो किसी को कोई समस्या आती थी ना कि किशोर जी के पास ही जनता मतलब जो जाती थी। अब अकाउंटेंट साहब भी है ना, डब्ल्यूओ साहब भी ऐसे सोचते ही थे यार मेरे से ज्यादा जीएफआर आता है तो फिर उसका एक फर्क पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता है, जो कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता है। और मैं आरएस की भर्ती है नहीं, मतलब वो जब भी आने को 15 दिन में आ जाए, 20 में आ जाए, लेकिन ठीक है चीजें काम आएंगी आपके वो। और एक देखो, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, अपन भी चीजें देखी है, हमने भी आरएस की तैयारी 4-4 साल लगती है, तो उस टाइम में अगर आपका जॉब सिक्योर होता है तो बहुत अच्छा खेलता है आदमी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा। हमारे साथ भी, अब हमारे बैच में भी आप देखो आरएस में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो गए हैं, जो आरएस में जो सिलेक्टेड फिर छोड़ के आरएस में चले गए वो, तो उनके कोई वो चीजें फर्क थोड़ी पड़ता है, फर्क थोड़ी पड़ता है। और आरएस की तैयारी करने वाला तो जितना पढ़ेगा उतना ही पाएगा भाई, जितना वाइड पढ़ेगा उतनी उसकी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा उसके। और मेरा तो इस एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये राय है कि भाई जो बूस्ट नोट्स अपने तैयार किए हैं, बहुत ही सरल भाषा में फ्लो चार्ट अपने पूरा बनाया है, क्वेश्चंस अपने दिए हैं और इतने हस्तलिखित है, सुंदर लिखे हैं कि बीच में आप अपने नोट्स भी उनमें आपको कोई एक्स्ट्रा कोई टॉपिक मिलता है, पॉइंट मिलता है, तो आप ऐड कर सकते हो। ये तो मैं बताऊँ ना, मैं और मनोज बेटा जहाँ आपके बैच के सिलेक्टेड ही हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो मैं बंद पहली बार दिखाया था कोई, सर ये मार्ली टाइम होता था, मेरी रैंक की थोड़ी और अच्छी आती हमारे टाइम तो बहुत जटिल काम था आपके टाइम। और दूसरी मेरी राय ये है कि भाई आप अपना ग्रुप बनाओ, भाई आप अपना ग्रुप बनाओ और 5-5 नियम 10-10 नियम सब डेफिनेशन आपस में पूछो, नियम आपस में पूछो, तो उससे क्या होगा कि वो आपका परफेक्टनेस है ना वो इसी से आएगी। बार बार आप अकेले दौड़ते रहोगे तो तब तक आपको पता ही नहीं रहेगा। अब जैसे हम थे, राहुल से पूछते तो ये कभी पूछ लो, इसको फोन करके पूछ लो तो ये तुरंत बताता भाई ये किताब में ये चीज, तो इससे कॉन्फिडेंस है कि अपन भी इनको कर सकते हैं। जैसे पहली बार एग्जाम में जो कैंसिल हुई उसमें इसके इतने 50 सही थे, तो वो हमारे ताजुब हो यार इसमें 50 नंबर लाए जा सकते हैं। दोबारा तो बहुत लोगों ने दोबारा तो ऐसी थी जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वो सिर्फ फर्स्ट बार ही वो एग्जाम दे पाए, किन्हीं कारणों से वो सेकंड बार नहीं दे पाए, और कुछ लोग ऐसे थे जो वो दोबारा वो कैंसिल हुई, उसके बाद में उन्होंने तैयारी चालू की और बन गए, बहुत अच्छी रैंक। वो तो अलग ही था। आशा करते हैं ऐसा इनके साथ नहीं हो, क्योंकि समय जो है वो मतलब जो है वो हर चीज से महंगा है, समय से महंगा कुछ नहीं है। बहुत लोगों की, अगर आपके बैच का मेरे को याद आता है, हम तो उस समय बैचलर मतलब जो है वो कॉलेज पूरी हुई ही नहीं थी 2013 में, तो मेरे सीनियर्स जो है वो उस समय कहा कि अकाउंटेंट की तैयारी करा,
मैं जयपुर आ गया 2016 में, तो मेरे को साहब क्या करो अकाउंटेंट की तैयारी करा, कद करने लगे और तन करो जोगे। तो मैं 2-2 3-3 साल चले गए, और वो एक हंसी की बात अलग होती है, लेकिन जनरली जो लोग झेलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन है कितना हो जाता है बच्चे के लिए, बाहर पढ़ना, 3 साल बेरोजगार रह जाना, डेली जो है वो अलग से कोर्ट केस चल रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हो, हड़ताल पे बैठ रहे हो। कुछ दिखाया सर, उसने आरपीएससी में धरने देना सिखाया, उसने यहाँ जयपुर कोर्ट दिखाया, कोर्ट दिखा दिए, तारीख होती तो हम सीकर से आते कोर्ट में, सीकर से हम पर्टिकुलर चल के आते थे, पूरे एक्टिव थे उस हिसाब से। तो हियरिंग होती थी, ये चलता रहता था कि इतनी तारीख को हियरिंग है, तो हम वो उस दिन यहाँ आते थे कोर्ट में, और सारी चीजें, ये चीजें जो है वो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। और धीरे-धीरे जो है वो अभी अच्छा हुआ है। जनरली हम भी तैयारी करते थे तो यही देखते थे क्या पेपर होगा, नहीं होगा, कब होगा, आगे चला जाएगा। तो मैं क्या करा करता हूँ, ये आरएस वाले में यही चलता था। 2016 वाले में तो एग्जाम से 2 दिन पहले हट गया था, मतलब 2 दिन पहले मैं शॉर्ट नोट्स तैयार करवा के, पेंसिल रबड़ मंगा के यहाँ सेट करे योजना, बाद में पता चलो कि पेपर आ गया पोस्टपोन में गया। यार ये गजब तरीके आ रहे होता ही था उस समय जनरली 2016 में। ये बना बात है, वो 13 की तो अकाउंटेंट हो गया, एलडीसी हो गया, वो सारी वो तो उस टाइम पे रूटीन ही हो गया था। एक सबसे ज्यादा ये रहता है कि पेपर आगे जाएगा क्या, पेपर पोस्टपोन होगा क्या, नहीं होता। मैं तो जनरली क्या करता हूँ कि पेपर की ये जो अपने वाले टाइम के कोर्ट में हियरिंग बहुत चलती थी, तो मैं तो कोर्ट वाली हियरिंग वाले टाइम है ना, रात को पढ़ के मतलब सोता ही सुबह 8 बजे था। मैं को कोर्ट बंद होएगा ना तब उठेंगे, ताकि जो सूचना भी मिलेगी तो 3 बजे तक मिल जाएगी। अब कोई आदमी 7 बजे उठ जाए, अब पेपर पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इसके चक्कर में वो है ना 2 बजे तक कुछ पढ़ता ही नहीं है, वो ग्रुप देखता रहता है कोर्ट में। फिर वो जैसे कोई कोर्ट में गया, केस नंबर बता दिया तो अपना हाई कोर्ट की साइड पे उसको सर्च करते, बार रिफ्रेश करके उसको सर्च कर, सुनवाई आई नहीं, फिर आया नंबर आते चला गया। चलता था हमारे साथ, तो वो पूरे दिन रिफ्रेश करके हाई कोर्ट की साइड ये देखते थे कि इतने नंबर कोर्ट में इतना नंबर केस चल रहा है, फिर अपने बड़े का नंबर नहीं देखना पड़े। लेकिन कुछ रूमर्स जो है वो पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इन पे ध्यान अपने तो मान के चलना है कि है तो सितंबर में है ही, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और मेरा तो वापस ये रिक्वेस्ट है, जिसका किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं है ना, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें उसका 100%, अगर वो अपना 100% देगा तो उसका 100% ही सिलेक्शन उसका होगा। और कॉमर्स नॉन कॉमर्स वाली चीज वो कोई भी ऐसा आपका नहीं है कि मेरा क्या है क्या नहीं है। आप पिछली भर्ती का अगर रिजल्ट उठा के देखोगे ना, पर्टिकुलर लगता है कि शायद 80% बच्चे नॉन कॉमर्स में। मजा आ गया आज, मतलब आज है बढ़िया इंटरव्यू। मैंने मतलब यहाँ स्वाद आए है कि मतलब यहाँ घर की सी बात, काम की सी बात, गांव की सी बात, टाबरा का समझ आने वाली सी बात थे, बहुत बढ़िया बढ़िया बताई। राजेश जी, संदीप जी अठाई है कटाई को अंजाम मेरे जी कर सीधा मैं जयपुर बुला ले अगर थाना एग्जाम पहले 15-20 दिन पहले भी यहाँ लगे कि भाई लास्ट में क्या करना चाहिए, घबराहट हो रही है, क्या हो रही है। तो इसमें सर इनके लायक काम के लायक बात है। एक इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज वो प्रायोरिटी भरने की है कि आप बात ही भूल गया, बात तो लड़ाई रहेगी। मेरे पास जूनियर अकाउंटेंट बड़ी है, टीआरए बड़ी है। मेरे पास पिछले 4-5 दिन से कॉल इसी चीज को लेके आ रहे हैं कि के भरा जूनियर अकाउंटेंट। हाँ, तो अब तो थे दोनों पहले आपस में डिसाइड कर लो क्या बड़ी है। भाई सबसे बढ़िया तो देखो जूनियर अकाउंटेंट भाई। आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। टीआरए में आप एक ही विभाग में रह गए, इसमें आपके रिटायर होंगे तब तक कम से कम आप प्रशासन के बहुत नजदीक रहते हो, मतलब तहसीलदार एसडीएम के साथ रहते हो, आपकी प्रशासन में पकड़ होती है, उनके साथ काम करते हो, बहुत अच्छा काम, मतलब बहुत अच्छा काम। इसमें आप रिटायरमेंट होंगे तो कम से कम तब तक 10 विभाग कम से कम आप देख लेंगे, तो उतना ही आपका देखो जितना आप लाजमी से अपन जुड़ेंगे हम तो बनेड़ा कौन तो विभाग जो देखने में मजा आओ, विभाग तो विषय ही है, विभाग है, लेकिन वहाँ का कल्चर तो हर का विभाग का अलग है भाई। आप जैसे पीडब्ल्यूडी में गए तो वहाँ आप अलग लोगों के साथ कर रहे हो, एजुकेशन में है तो आप अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो, मेडिकल फील्ड में है तो आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा ये टास्क भी है वैसे जीवन में, ये हर बार जाके एडजस्ट करना नए लोगों के साथ, या एडजस्ट करना ही तहसीलदार के साथ है। और दोनों चीजों के फायदे नुकसान अपने अपने अलग अलग होते हैं। फायदा बताओ टीआरए का, नॉर्मल बताना है। टीआरए का फायदा सर सबसे बढ़िया ये है कि मुझे तो बहुत शानदार नौकरी लगी। ऑफिस से आपको बाहर नहीं जाना पड़ता भाई, आपका कमरा फिक्स है, वहाँ बैठ के आपको काम करना है, आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है, बिल्कुल पब्लिक डीलिंग नहीं है। वो आज के टाइम वो आप अगर और पोस्टों को देखोगे, जैसे अपन पटवारी लग जाता है, कितना मतलब लोड बहुत होता है, आपका वो दिक्कत नहीं है, आपका काम बहुत कम है, आपका ऑफिस का काम अगर आप डेली रूटीन से 1 घंटे 2 घंटे रेवेन्यू वसूली का 1 घंटे करो तो आगे तैयारी कर सकते हो, मतलब रेवेन्यू वसूली का काम था, सरकार ने कम हो गया, माफ कर ही दिए तो है ही नहीं काम, वो चीजें बहुत कम बची हैं। हो सकता है कुछ साइडों में, कुछ जगह पे जैसे आपके यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में उधर काम थोड़ा काम ज्यादा है, पर इतना है कि आदमी परेशान नहीं होता, ऑफिस का काम है ऑफिस में करो। हाँ नहीं ये बात सही है। राजेश को जब भी देखते हैं तो राजेश ऑलमोस्ट हर 5-7 महीने से घूमते हुए, आज मनाली घूम रहे, आज हिमाचल घूम रहे, तो वर्कलोड कम है, छुट्टी की दिक्कत नहीं, छुट्टी की दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपना काम करते हैं, ऑफिस का काम करो, फिर
फिर बाद में आप फ्री हो, छुट्टी मिल जाती है, ये भी काम सही है। तो टीआरए के तो ये लाभ हैं। और जो टीआर मतलब आप ये बताओ टीआरए घाटे क्या है? घाटा सर सबसे बड़ा, सबसे जो ये नया बैच आ रहा है ना, हमारे तो ये था कि मेरे तो पर्टिकुलर ये मेरी तो रैंक अच्छी थी, तो मेरा तो प्रमोशन हो रखा है। प्रमोशन भी हालांकि मैंने लिया नहीं, पर फिर क्या होता है प्रमोशन में, इसमें क्या बनता है? वो हालांकि उसका नाम अब चेंज करके ARAO ग्रेड सेकंड कर दिया, लेकिन वैसे उसको DRA बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अकाउंटेंट। कलेक्ट्रेट में पोस्ट होती है, DRA पोस्ट होती है। कलेक्ट्रेट में 2 पोस्टें होती हैं, 2-3 तब तो नए जिले बन रहे हैं, प्रमोशन हो जाएगा। तो एक तो प्रमोशन की दिक्कत, तहसीलें भी खूब है। प्रमोशन की बड़ी दिक्कत है टीआरए के अंदर। एक तो प्रमोशन की दिक्कत है सर, और उसके बाद में प्लेस की पोस्टिंग, प्लेस की पोस्टिंग है। हाँ, जीआरए में ये दिक्कत नहीं है आपको। तुम्हें पोस्ट होता है तेरे को तो मेरे तो ये ठीक था कि मैं जैसे सिक्कर के उस साइड का मैं अकेला था, भाई सिक्कर से उस साइड का टीआरए में था, तो मेरे पास रामगढ़ शेखावाटी हो गया, फतेहपुर हो गया और लक्ष्मणगढ़ हो गया, 3 तहसीलें का ऑप्शन था। उस साइड का कोई था नहीं, सभी सिक्कर के इस साइड के थे, तो उनके बजाय उस साइड जाना, मतलब हमारी तरफ आने के बजाय, तो वो अगर यहाँ जयपुर या भीलवाड़ा भी नौकरी कर लेते हैं तो उनके ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो अप डाउन तो हो नहीं पाता, अप डाउन नहीं हो पाता, तो फिर आदमी कहीं भी नौकरी करो। तो ये दिक्कत है एक तो थोड़ी सी पोस्टिंग के लिए, पोस्टिंग मैनेज करने वाला है कि भाई एक ही तहसील से 4 टीआरए बन जाए, तो इतनी तो वैकेंसी कौन तो टेंशन क्या नहीं लेते, इतनी बड़ी तो वैकेंसी को नहीं। और टीआरए हमारे पहले वाला बैच उनका भी अभी प्रमोशन थोड़ा, वो बैच भी लंबा था, उसमें 260 के लगभग 60-70 से। पर अब तहसील खूब बना रहे हैं गहलोत जी, तहसील पे तहसील बना रहे हैं, नया जिले बन रहे हैं, फिर अकाउंटेंट या कॉन्केस्ट कहेंगे, टीआरए का दिक्कत है। तो जूनियर अकाउंटेंट बढ़िया, मतलब मोटा मोटा नाम ही सर, नाम पे कितने बड़े तहसील। हाँ देखो नाम में जूनियर, वो क्या हुआ कि नाम ही नहीं आता, वो इनसे क्या हुआ, मिस्टेक होगी वो नाम के चक्कर में ही, और नाम बड़े दर्शन छोटे वाली कहानी इनके साथ वो हो गई। और मेरे हिसाब से इससे बढ़िया जूनियर अकाउंटेंट से बढ़िया नौकरी नहीं है। आप अलग अलग विभाग आपका कहीं ना कहीं आपका बैठ जाता है, तो किसी दूसरे विभाग में हो गया, वहां सेटिंग नहीं बैठी। पोस्टिंग की तो देखो तहसील के लेवल पे भी अकाउंटेंट की 5-7 इतनी तो होती होंगी ना भाई, हर 6-7 पोस्ट। ये भी एक मजे वाली बात है, अकाउंटेंट तहसील में 5-7 उसका टीआरए है कि भाई, ये तो सर फीलिंग यही है, टीआरए साहब का। फिर प्रमोशन के चांसेस ये भी हाँ भरी प्रमोशन के चांसेस, ये पहले उस टाइम यही चीज मुझे मोटिवेट करती थी। वो लोग कहीं किसी को पूछा कि टीआरए क्या होता, तो उन्होंने यही कहा था टीआरए तहसील में एक वो फीलिंग आ गई। अब एक घर की बात बता दूं, इसी जोश में एक हमारा साथी था, वो बैंक में जॉब करते थे, उनको इन्होंने वो वापस ऑप्शन दिया कि चेंज करवा दो, तो इन्होंने बढ़ा के चढ़ा के उनको भरवा दिया। हालत ये हुई कि उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ी नहीं, बोले हाँ छोड़ी नहीं, बोले टीआरए में उनको पोस्टिंग दूर मिली। चीजों को गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बैंक में ऑलरेडी मैनेजर स्केल में मैनेजर होता है, वो तो ताले जूनियर अकाउंटेंट भी कौन करता है, नहीं वो अकाउंटेंट वो कर लेता, वो टीआरए में भी वो कर लेते, लेकिन उनकी पोस्टिंग भीलवाड़ा हो गई, और वो यहाँ बिहार के जीबी में थे, तो वो पास में नहीं। आज भी अगर आप उनसे बात करोगे तो वो ये कहेंगे कि अगर उस दिन वो राजेश खराब कर दिया, अगर जीआरए पढ़ता तो मैं भी आज सरसा गया, आज बड़े चाल रहे हो तो जयपुर। तो और 2-4 फायदा, जूनियर अकाउंटेंट बेस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट बेस्ट भाई, प्रमोशन का चांस हो गया। फिलहाल पोस्टिंग का नया बैच आ रहा है, उसमें ये है कि जो ये पहले वाला बैच है अकाउंटेंट का, जो इनका था, वो सभी का इनका प्रमोशन हो चुका है। ले नहीं रहे कहीं तो प्रमोशन नहीं, प्रमोशन तो सबने ले लिया, किसी का 150 जिनके कोई कार्रवाई बाकी हाँ ऐसी चीजें हैं, तो वो रहे। तो जो नया बैच आएगा उसके लिए प्रमोशन के ऑप्शन उस पे ऑप्शन अच्छे खुले हैं। तो देखो मतलब इस बात का कोई सार नहीं निकला, ये डिबेट जो अपने आप में भारी डिबेट है, ये कौन सा बड़ी है। पर देखो मेरा तो ये मानना है, सच बात बताऊं तो टीआरए ही है। वो तो टीआरए बात आ गई तो नाम ही है देखो। और जूनियर अकाउंटेंट भी बढ़िया ही है, जूनियर अकाउंटेंट नौकरी लेनी है, और पे ग्रेड में अंतर कुछ नहीं, तो उससे तो अकाउंटेंट ठीक, पे ग्रेड में अंतर भी बताओ आप, सेम पे ग्रेड है, तो अब थे तारो भर दो तारे अनुसार, अब तारी बढ़िया रैंक आ जाओ, टीआरए मिल जाओ, नहीं बात जूनियर अकाउंटेंट मिलना ही है। जो टेक्निकल अपने ज्यादा मतलब टेक्निकल बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, टेक्निकल वाले वैसे भी टीआरए भर नहीं सकते। हाँ इस बार चेंज कर दिया, अच्छा चेंज कर दिया इस बार, तो आप तो आराम से जो है फॉर्म में भरो और टीआरए भी भर दो, दोनों ही अच्छी हैं, दोनों के फायदे हैं, दोनों के नफे नुकसान सर ने बता दिए। और ये एक जो है वो ऐसी डिबेट है जिसका कोई अंत नहीं है। नहीं नुकसान सर पर्टिकुलर नुकसान कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है, दोनों पोस्ट अच्छी है, ऑफिस की जॉब है, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी है, ऑफिस से बाहर नहीं जाना। हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा। गर्ल्स के लिए ना मतलब जनरली बोलते हैं कि टीचर की जॉब अच्छी है, मैं कह रहा हूँ टीचर से भी अच्छी जॉब है एक बार, बिल्कुल यहाँ आके देखो, उससे ज्यादा बहुत मान सम्मान है ना, पूरे सम्मान के साथ बहुत अच्छी जॉब है, और बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है, अपने जो है वो काम है वो करो, रेवेन्यू का काम है, जो भी काम है ऑफिस का काम है वो करो, बस बढ़िया है। तो ये भी ठीक काम है। तो आज सारे डाउट जो है वो इनके क्लियर हुए, और आप सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है बूस्टर नोट्स के फाउंडेशन स्टोन हो आप, एक तरीके से नीम के पत्थर हो, स्टार्टिंग में जो है वो आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा है। तो
तो सभी लोगों को जो है वो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और जब कभी और आवश्यकता पड़ेगी किसी मार्गदर्शन की तो मैं सर के मार्गदर्शन में कुछ टेस्ट या बिल्कुल, इनके बारे में मैं आपसे पूछता रहूंगा। बिल्कुल। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम भाई।